नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। 21 अप्रैल 2022 के डेली द हिंदू एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। अप्रॉक्सीमेटली 5 इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स मैं यहाँ पे आज के आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। पहला आर्टिकल है द दिल्ली एमसीए एक्ट। ये जो देखिए दिल्ली की म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, जो 3 अलग अलग म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस थी, उनको मिला के यहाँ पे केंद्र सरकार ने एक कर दिया। और केंद्र सरकार ने बोला कि आर्टिकल 239 के अंदर हमारे पास ये ताकत है करने की। लेकिन यहाँ पे सरकार के इस डिसीजन को क्रिटिसाइज किया जा रहा है और बोला जा रहा है इस प्रकार के केंद्र सरकार के जो स्टेप्स हैं वो फेडरलिज्म के प्रिंसिपल को वायलेट करते हैं, राज्य की सरकारों को जो ताकत दी गई है उनको वायलेट करते हैं। तो इस पर्टिकुलर आर्टिकल को कॉन्स्टिट्यूशन के पर्सपेक्टिव से समझने की कोशिश करेंगे और सेंट्रल गवर्नमेंट का यहाँ पे क्या स्टैंड है इसको समझने की कोशिश करेंगे। फिर भाई, तालिबान की पाकिस्तान के साथ जो सिचुएशन है वो खराब हो रही थी। जब तालिबान ने यूएसए को भगा के अफगानिस्तान के ऊपर कब्जा कर लिया, तब पाकिस्तान ने बोला कि भाई अफगानियों ने स्लेवरी के चंगुल से अपने आप को छुटा लिया। लेकिन अब ऐसा समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं तालिबान और पाकिस्तान की सिचुएशन भी थोड़ी बिगड़ रही है। उनकी इंटरनल सिचुएशन बहुत ज्यादा नहीं बिगड़ी है, बट उतना दोस्ती नजर नहीं आ रही जितनी पहले दिख रही थी। तो इसको यहाँ पे देखेंगे। फिर भाई, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने ये जो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक की रिपोर्ट दी है, अब इस पर्टिकुलर वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक की रिपोर्ट में जो स्टैटिस्टिक्स दिए हुए हैं वो मैंने कल भी करंट अफेयर्स की वीडियो में आपके साथ डिस्कस किए थे। एक बार और बता दूंगा, आप ही लोग अक्सर कर बोलते रहते हो सर जो इस प्रकार की न्यूज हुआ करिए उनको 1-2 बार आप डिस्कस कर लिया करिए, इससे हमारा रिवीजन हो जाता है। तो ठीक है, एक बार जो इंडिकेटर्स यहाँ पे बताए जा रहे हैं उनको मैं फिर से 2-4 मिनट में डिस्कस कर लूंगा। फिर अगला आर्टिकल कौन सा डिस्कस करेंगे, यहाँ पे जेम्स वेब टेलीस्कोप की बात की गई, इसकी तारीफें की गई, तो इसकी तारीफों को हम एक अलग वीडियो में देखेंगे। इस पर्टिकुलर वीडियो में नफ्ताली बेनेट के साथ जो हो रहा है इजराइल के अंदर उसको समझेंगे। देखिए, नफ्ताली बेनेट इंडिया आने वाले थे, लेकिन इंडिया की विजिट इनकी ऑलमोस्ट पोस्टपोन हो गई है। इसकी बहुत सी वजह हैं। हो सकता है यूएस ने इजराइल के ऊपर प्रेशर डाला हो। ये जो एडिथ सिल्मन जो कि नफ्ताली बेनेट के कोलिशन में थी, ये छोड़ के चली गई, इसके चलते नफ्ताली बेनेट के ऊपर प्रेशर आ गया है। प्लस इजराइल के अंदर कुछ अटैक्स बढ़ गए हैं। कुछ पैलेस्टीनियन यूथ्स यहाँ पे तेल अवीव की सड़कों पे इजरायलीज के ऊपर अटैक कर रहे हैं। रिसेंटली एक बार अटैक में 3 लोगों की मौत हो गई। इसके चलते नफ्ताली बेनेट के ऊपर प्रेशर आ रहा है। तो ये प्रेशर कैसे नफ्ताली बेनेट हैंडल करेंगे और इसके चलते इनकी इंडिया की विजिट अब शायद ही हो, इस बारे में एक आर्टिकल है, इसको देखेंगे। और देखिए, तेलंगाना में हैदराबाद के अंदर, इनफैक्ट तेलंगाना के अंदर 2 रिजर्वॉयर्स हैं, एक तो ओस्मान सागर रिजर्वॉयर, एक हिमायत सागर। 2 नदियों के ऊपर डैम बना के ये लेकें बनी है। और ऐसा बताया जाता था कि इन लेकों से जो तेलंगाना के लोगों के पीने का पानी, वैसे मैं बता दूं ये लेक यूनाइटेड आंध्र प्रदेश के अंदर बनी थी, अब आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हो गया है। तो ओवरऑल ये जो लेकें बनी थी, अब इन लेकों के आउटस्कर्ट्स में जो इनके फ्लड प्लेन्स है वहां पे इंक्रोचमेंट की परमिशन एक प्रकार से लिटरली दे रहे हैं। क्योंकि देखिए 1996 में एक ऑर्डर पास हुआ था जिसको बोला गया था GO 111। इसके चलते ओस्मान सागर और हिमायत सागर के आसपास के इलाकों को प्रोटेक्शन दी गई थी, वहां पे इंडस्ट्रियलिस्ट ज्यादा इंक्रोचमेंट कर नहीं सकते थे। लेकिन अब इस GO 111 ऑर्डर को तेलंगाना की सरकार हटा रही है। इसको लेके यहाँ पे थोड़ा बवाल हो रहा है। इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट, लेक एक्टिविस्ट इसके अगेंस्ट बोल रहे हैं, लेकिन इसके आसपास के जो प्रॉपर्टी ओनर है वो खुश हैं क्योंकि उनको पैसा मिलेगा। तो ये पूरा का पूरा मुद्दा क्या है, इसको यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। तो इतने आर्टिकल्स हम यहाँ डिटेल में देखने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक का बटन, दोस्तों चैनल को अब तक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। दोनों ही चीजों का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हो। टेलीग्राम ग्रुप में आपको करंट अफेयर्स की पीडीएफ मिल जाती है डेली के बेसिस पे, जो बाकी मैं इंडिविजुअल लेक्चर्स बनाता हूँ उनकी पीडीएफ मिल जाती है। एंड इफ पॉसिबल फॉर यू फ्रेंड्स, क्लिक द ज्वाइन बटन, दैट इज स्पेसिफिकली वेरी वेरी हेल्पफुल। तो चलिए शुरू करते हैं। तेलंगाना की सरकार ने डिसीजन लिया है कि 1996 का जो ऑर्डर था जिसके थ्रू ओस्मान सागर और हिमायत सागर लेक्स को प्रोटेक्ट किया जाएगा, वो ऑर्डर अभी के लिए हम हटा रहे हैं। अब जब ये ऑर्डर, जिसको आप GO 111 बोलते हो फेमसली, इसको हटाया जाएगा, लगभग आप कह सकते हो कि पिछले 80 सालों से ये ओस्मान सागर और हिमायत सागर आसपास के इलाके को पीने का पानी प्रोवाइड कर रहे हैं। और एकदम से ये GO 111 ऑर्डर हटा के आप ओस्मान सागर और हिमायत सागर लेक को खतरे में ले आओ, इंक्रोचमेंट के प्रति वल्नरेबल कर दो, इस बात को लेके इन्वायरमेंटलिस्ट और लेक एक्टिविस्ट यहाँ पे खासा गुस्सा हो गए हैं। सरकार का यहाँ पे क्या लॉजिक है? सरकार का लॉजिक ये है, देखिए अब ओस्मान सागर और हिमायत सागर से हम पीने का पानी नहीं खींचते। देखिए बहुत सारे लोगों का ये बोलना है कि ओस्मान सागर और हिमायत सागर से पीने का पानी खींचा जाता है, इसलिए इनको प्रोटेक्ट करना जरूरत है। प्लस एक और यहाँ पे वजह है, देखिए जो मूसी नदी है और उसी मूसी नदी की एक ट्रिब्यूटरी है जिसका नाम है एसी नदी। अब मूसी नदी के ऊपर बना है ओस्मान सागर
ट्रिब्यूटरी एसी नदी के ऊपर बना है हिमायत सागर। डैम बनाने का एक और पर्पस होता है, ये जो ओस्मान सागर लेक बनी है ना, ये डैम के बनने से बनी है। आपको पता है कि रिवर के फ्लो के रास्ते में एक ब्लॉकेज लगा दोगे तो पीछे पानी इकट्ठा हो जाएगा। वो जो पानी इकट्ठा होता है उसको फ्लड रिजर्वायर, लेक, बहुत सारे नाम बोल सकते हो आप। तो ये ओस्मान सागर लेक मूसी नदी के ऊपर जो डैम बना है उससे बनी है, और हिमायत सागर लेक एसी नदी के ऊपर जो डैम बना है जो कि मूसी की ट्रिब्यूटरी है उससे बनी है। ठीक है, तो अब ये जो दोनों लेक्स हैं ये एक और चीजें मदद करती हैं फ्लडिंग में। क्या होता है, जब एकदम से बहुत सारा पानी बरस जाता है इन इलाकों में तब फ्लड्स आने का डर होता है। तो अगर आपने डैम बना रखे हैं तो आप फ्लड में पानी के फ्लो को कंट्रोल कर सकते हो। तो पीने का पानी भी ये नदियां, सॉरी ये लेक्स प्रोवाइड करती थी, और साथ साथ यहाँ पे फ्लड कंट्रोल में भी ये लेक्स मदद करती थी। लेकिन अब चूंकि गो 111 ऑर्डर को यहाँ पे हटा दिया गया है, तो तेलंगाना की सरकार का क्या लॉजिक है, टीआरएस की सरकार का, इनका बोलना है कि देखिए अब इन लेक से पीने वगैरह का पानी नहीं जाता। लेकिन जो एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट हैं वो ये कह रहे हैं कि सरकार ऐसा डिसीजन इसलिए ले रही है क्योंकि रियल एस्टेट लॉबी को यहाँ पे फायदा हो सके। एक बहुत बड़ी रियल एस्टेट लॉबी इनके आसपास काम कर रही है। बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे जमीनें वगैरह खरीद रखी हैं। यहाँ पे होटल बनाने का प्लान है, रेजिडेंशियल कॉलोनीज बनाने का काम है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज बनाने का प्लान है। पहले जब तक ये गो 111 ऑर्डर था तब तक ये सारे प्लान एग्जीक्यूट नहीं हो सकते थे, लेकिन एक बार ये गो 111 ऑर्डर हट जाएगा, प्लान एग्जीक्यूट हो जाएंगे। आंध्र प्रदेश जब ज्वाइंट था तब ये गो 111 ऑर्डर लाया गया था, और इस ऑर्डर के चलते इंडस्ट्रीज, होटल्स, रेजिडेंशियल कॉलोनीज, जो भी एस्टैब्लिशमेंट इन लेक के आसपास के 10 किलोमीटर के इलाके में था वो अपनी इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज को ज्यादा कर नहीं पाता था। जो 60% कैचमेंट इलाका था और 90%, देखिए जो टोटल 90% कैचमेंट इलाका है इन लेकों के आसपास का, उसको एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फ्लोरिकल्चर के लिए फिक्स करके रखा हुआ था। कुल मिला के समझ लीजिए इन लेक्स के आसपास के कैचमेंट के इलाके में इंडस्ट्रीज, होटल्स, रेजिडेंशियल कॉलोनीज वगैरह नहीं बन सकती थी। हालांकि इलीगल कंस्ट्रक्शन हुआ है, रियल एस्टेट ने बहुत हद तक यहाँ पे पैसा बहाया है। जिन फार्मर्स के पास इन इलाकों में जमीनें हुआ करती थी उनके जमीनें खरीद ली, कुछ इलीगल कंस्ट्रक्शन करा लिए। ये वो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जो पॉलिटिकली कनेक्टेड है, ठीक है, जिनके पास मसल पावर है, जिनके पास मनी पावर है, तो इस पावर के दम पे उन्होंने कुछ इलीगल कंस्ट्रक्शंस करवाए हैं। लेकिन अब गो 111 के जाने के बाद ये सारी की सारी एक्टिविटीज लीगल हो जाएंगी, और आगे आने वाले समय में इन लेक के कैचमेंट्स में बहुत सारा कंस्ट्रक्शन हमें देखने को मिल सकता है, और इससे भर भर के पैसा कमाएंगी ये रियल एस्टेट कंपनीज। क्योंकि इन लेक्स के आसपास का जो इलाका है ना वो प्राइम इलाका है, तो वहां पे कंस्ट्रक्शन वगैरह होगा तो इकोनॉमिक एक्टिविटी अच्छी है, तो आप कह लो कि जो ओवरऑल ये इकोनॉमिक वेंचर होगा वो बहुत प्रॉफिटेबल होगा इन रियल एस्टेट कंपनीज के लिए। इसीलिए ये सरकार के ऊपर प्रेशर डाल रही है कि गो 111 पॉलिसी हटाओ, और कहीं ना कहीं सरकार यहाँ पे प्रेशर के अंदर आ भी गई है, वो गो 111 पॉलिसी हटा भी रही है। लेकिन अब इसमें एक प्रॉब्लम है, ये जो पीने के पानी वाली प्रॉब्लम हो सकती है वो तो यहाँ पे है ही, उसके साथ साथ अगर आप देखो तो हमें समझना पड़ेगा कि ये ओस्मान सागर लेक और ये सब हिमायत सागर लेक बनाई क्यों गई थी। इसकी वजह क्या थी बनाने की? वजह ये थी कि देखिए निजाम मीर ओस्मान अली खान ने 1920 और 1927 के लगभग पे ये लेक्स वगैरह बनवाई थी। वैसे इनका एक बड़ा तगड़ा म्यूजियम भी है, आपका हैदराबाद के अंदर कभी जाइएगा तो देखिएगा। अब बात यह है कि 1908 में फ्लड्स आए थे मूसी नदी में, और इन फ्लड से काफी हैवी डिस्ट्रक्शन हुआ था, ठीक है भाई। तो 1908 के मूसी नदी के फ्लड्स के बाद बुलाया गया एक लेजेंडरी इंजीनियर को जिनका नाम था एम विश्वेश्वरैया। इन्होंने एक फ्लड कंट्रोल स्ट्रैटेजी डिवाइस की, और ओवरऑल ये देखा कि भाई पिछले 300 सालों में शहरों में 12 फ्लड्स आ चुके हैं, तो इसलिए यहाँ पे डैम बनाया जाना जरूरी है। इसलिए दो नदियों के ऊपर यहाँ पे डैम बनाए गए, एक ओस्मान सागर लेक बनी जिससे, दूसरी हिमायत सागर लेक बनी। तो फ्लड से बचाने के लिए शहर को और आबादी को ओवरऑल ये डैम वगैरह बनाए गए थे। तो सीधी सीधी बात है कि अगर इसके कैचमेंट इलाके में आप रियल एस्टेट का कंस्ट्रक्शन अलाउ करोगे तो कहीं ना कहीं फ्लड के प्रति जो वल्नरेबिलिटी है लोगों की वो बढ़ेगी। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो जमीनें हैं ना इस लेक के आसपास की, इन जमीनों को जो ओन करता है, जो रियल एस्टेट कंपनियां ओन करती हैं, जो 84 विलेजेस के आपके लोग लैंड ओनर्स ओन करते हैं, वो चाहते हैं कि वो इन जमीनों को बेच सके, क्योंकि जब तक वो इन जमीनों को बेचेंगे नहीं तब तक उनके पास पैसा आएंगे नहीं। उनको क्या मतलब है भाई, इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन से फ्लड आ गए, उनको तो लगता है कि भाई जमीन बिक गया, हमारे पास पैसा आ जाए, क्योंकि पैसा सबसे बड़ा कंसिडरेशन होता है। तो इसीलिए तेलंगाना राष्ट्र कमेटी ने जब 2018 में इलेक्शन लड़े थे तो बोला था कि हाँ भाई हम ये गो 111 ऑर्डर हटा देंगे। लेकिन गो 111 ऑर्डर सस्टेनेबल इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन के पर्सपेक्टिव से सही है,
और इन सब बातों को अक्टूबर 2020 के जो फ्लड्स आए थे उसके कंटेक्स्ट में भी देखना पड़ेगा। उस समय पे 3 लेक्स ब्रीच हो गई थी, 50 लोगों की मृत्यु हो गई थी, क्योंकि नेचुरल रेन वाटर डिस्चार्ज की जगह बची नहीं थी। इसीलिए टीआरएस गवर्नमेंट ने बनाया स्ट्रेटेजिकली नाला डेवलपमेंट प्लान, एक 996 करोड़ 986 करोड़ का इनिशिएटिव है, जिससे चैनल्स को अनक्लॉग किया जा सके, अगर पानी बरसने के चलते एक्सेसिव वाटर आता है उसको बाहर ड्रेन कर सको। तो एक तरफ आप लेके आ रहे हो स्ट्रेटेजिक नाला डेवलपमेंट प्लान, जिसके चलते आप जो भी क्लॉग से उनको अनक्लॉग कर रहे हो, पानी को निकलने की जगह दे रहे हो, और दूसरे ही तरफ आप गो 111 जैसे इकोलॉजिकली सस्टेनेबल इनिशिएटिव्स को, ऑर्डर्स को हटा रहे हो। वहां पे इलीगल कंस्ट्रक्शन होगा इन फ्लड प्लेन्स में, तो भाई ब्लॉकेज क्रिएट होंगे, आगे आने वाले समय में इन इलाकों में भी फ्लड्स आ सकते हैं। तो इस बात की तरफ तेलंगाना की सरकार का ध्यान क्यों नहीं जा रहा है? यहां पे क्या सिर्फ पैसा ही नजर आ रहा है? इस तरीके की बातें इस पर्टिकुलर आर्टिकल में उठाई गई है। ठीक है, अगले आर्टिकल की तरफ चलते हैं। क्राइसिस फॉर नफ्ताली बेनेट, द इजराइल पीएम इज ऑन अ वीक फुटिंग आफ्टर हिज गवर्नमेंट लॉस्ट इट्स मेजॉरिटी इन पार्लियामेंट। तो भाई नफ्ताली बेनेट के लिए थोड़ी परेशानी है। अगर आप देखो तो इजराइल के प्राइम मिनिस्टर नफ्ताली बेनेट इंडिया आने वाले थे 3 दिन के लिए, इन द फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल। मोदी जी ने इनको इनवाइट किया था। मोदी जी ने बोला था आइए 30 साल की इंडिया इजराइल की बायलैटरल रिलेशनशिप्स को सेलिब्रेट करते हैं। नफ्ताली बेनेट ने बोला भाई बिल्कुल आएंगे, लेकिन आने से पहले नफ्ताली बेनेट को हो गया कोविड। चलो कोई बात नहीं, कोविड हो गया, वो 10-15 दिन में ठीक हो जाएगा। तो शुरुआत में जो इनकी विजिट थी वो थोड़ी पोस्टपोन हुई। बाद में इनके ऑफिस से कंफर्मेशन आने वाला था कि हाँ भाई इस डेट को प्राइम मिनिस्टर साहब आ रहे हैं, बट कोई कंफर्मेशन आया नहीं। इसकी बहुत सी वजह है। पहली बात तो नफ्ताली बेनेट की जो पोजीशन है एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल, यही यहां पे हिल सकती है। इनकी गवर्नमेंट की मेजॉरिटी चली गई है पार्लियामेंट में, 120 में से 61 लोग इनको सपोर्ट कर रहे थे, इनकी सरकार बनी हुई थी, ये प्राइम मिनिस्टर थे। लेकिन जो इदित सिल्मन थी, इदित सिल्मन ने इनके कॉलिशन को छोड़ दिया। फिर रिसेंटली यहां पे क्या हुआ है कि इजराइल के अंदर कुछ अटैक्स बढ़ गए हैं, वायलेंस बढ़ गया है। जैसे कि अगर आप देखो तो आज की डेट में एक इजरायली किसी कॉफी हाउस या बार में भी जाने में डर रहा है। एक बार में रिसेंटली शूटिंग हुई, 3 इजरायलीज यहां पे मारे गए, और वो शूटिंग एक पैलेस्टीनियन यूथ ने की थी। ये जो पैलेस्टीनियन यूथ हैं वो सड़कों पे उतर रहे हैं, शूटिंग वगैरह कर रहे हैं। इजरायलीज को थोड़ा सा इनसिक्योर फील हो रहा है। तो यहाँ पे एक ऐसा प्रधानमंत्री चाहिए जो इजरायलीज को सिक्योर फील करवा सके कि हाँ भाई अगर आप सड़कों पे चल रहे हो तो आप सिक्योर हो। तो एक तो यहाँ पे नफ्ताली बेनेट के सामने ये चैलेंज है। दूसरा जो इदित सिल्मन थी, जो कि एक लॉ मेकर थी यमीना पार्टी की, मैंने आपको बताया था इनके बारे में, अलग से वीडियो बनाई थी। ये जो राइट विंग पार्टी है जिसको बेनेट ही लीड करते हैं, उसी की थी ये इदित सिल्मन। इन्होंने छोड़ दिया। इन्होंने बोला कि भाई देखो ये जो प्रेजेंट सरकार है, ये प्रेजेंट सरकार राइट विंग ज्यूइश आइडेंटिटी को अफेक्ट कर रही है। मतलब कि अब जैसे जो पास ओवर फेस्टिवल था, उस पास ओवर फेस्टिवल के दौरान हॉस्पिटल्स में आप कुछ स्पेसिफिक प्रकार का खाना लेके जा सकते हो, हर प्रकार का खाना लेके नहीं जा सकते हो। तो यहाँ पे जो इजराइल की हाई कोर्ट थी उसने ऑर्डर रिलीज किया, और जो हॉस्पिटल्स थे इजराइल के, उन्होंने बोला ठीक है भाई, हम लोगों से बोलते हैं कि आप पास ओवर फेस्टिवल के दौरान दूसरा खाना लेके मत आओ, फर्मेंटेड ब्रेड्स लेके मत आओ, लेकिन हम आपको चेकिंग नहीं करेंगे। मतलब स्पेसिफिकली फर्मेंटेड किसी प्रकार के खाने को हम रोकेंगे नहीं, हम आपसे बोलते हैं कि आप ऐसा इस्तेमाल मत करो। क्योंकि पास ओवर फेस्टिवल में खाने पीने के ऊपर थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं ज्यूइश धर्म के अंदर, वो रिस्ट्रिक्शंस स्पेसिफिकली इंपोज नहीं की गई। इस बात के ऊपर सिल्मन नाराज हो गई और उन्होंने रूलिंग कॉलिशन को छोड़ दिया। अब 61 थे रूलिंग कॉलिशन में, जैसे इदित सिल्मन छोड़ गई 60 बचे। अच्छा, इदित सिल्मन के छोड़ने का एक बड़ा इंपैक्ट ये भी था, इदित सिल्मन व्हिप थी। किसी भी सरकार का व्हिप क्या करता है उसकी पार्लियामेंट में? व्हिप जो उस पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी के कॉलिशन मेंबर से उनके ऊपर एक कंट्रोल रखता है। जब वोटिंग होगी उस पार्लियामेंट के अंदर, तो कौन सा मेंबर किस चीज के ऊपर वोट डाल रहा है, क्या स्टैंस ले रहा है, क्या स्पीच दे रहा है, सब चीजों के ऊपर एक मॉनिटरिंग रखता है व्हिप। तो व्हिप बेसिकली रूलिंग पार्टी के जितने भी मेंबर्स हैं उनके ऊपर एक कंट्रोल सा रखता है, और यहाँ पे व्हिप थी मिस सिल्मन, यही छोड़ के चली गई यहाँ पे। तो इसके चलते जो स्टैंडिंग थी नफ्ताली बेनेट की, वो थोड़ी सी यहाँ पे कमजोर पड़ गई। और सबसे खास बात यहाँ पे ये है कि जो कॉलिशन बनाया है यहाँ पे नफ्ताली बेनेट ने, जो यूनिटी गवर्नमेंट बनाई है, उसमें राइट पार्टी है, लेफ्ट पार्टी है, सेंट्रिस्ट पार्टी है। तो इनका कोई कोर आइडियोलॉजिकल प्रिंसिपल नहीं है, इनके तीनों आइडियोलॉजिकल प्रिंसिपल्स अलग अलग हैं। मतलब आइडियोलॉजिकली ये एक आइडिया पे सिचुएटेड नहीं। जैसे सेंट्रिस्ट पार्टी के अलग आइडिया है, थोड़ा न्यूट्रल रहती है। राइट विंग पार्टी जो नफ्ताली बेनेट है वो बिल्कुल ही प्रो जूइश है। अरब पार्टीज भी इनके कोलिशन में, वो बिल्कुल ही प्रो पैलेस्टीन है। तो ये हर प्रकार की पार्टीज से मिलकर खिचड़ी बना ली है। अब इनका कोई प्रॉपर एजेंडा नहीं है। एजेंडा बस ये है कि जो पुराना प्राइम मिनिस्टर था बेंजामिन नेतन्याहू, इसको कुर्सी पर नहीं बैठने देंगे। तो इस एजेंडा के साथ आपने सरकार तो बना ली, बट क्या सरकार चला पाओगे? आपका ऑब्जेक्टिव था कि
बेंजामिन नेतन्याहू कुर्सी पे ना बैठे, चलो ठीक है उसको कुर्सी पे से हटा दिया, पर देश तो चलाना है ना, देश को चलाने के लिए प्रॉपर प्रोग्राम चाहिए, एक प्रॉपर एजेंडा चाहिए, वो एजेंडा यहाँ पे मिसिंग है। और उस बीच में इद्दत सिलमन छोड़ दी, तो इससे क्या हुआ, नफ्ताली बेनेट की जो सिचुएशन थी वो कमजोर पड़ गई। अब एज अ प्राइम मिनिस्टर नफ्ताली बेनेट एक वीक प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे नजर आ रहे हैं। ऊपर से जो वेस्ट बैंक के पैलेस्टीनियंस है उन्होंने आर्म्स उठा लिए हैं, ठीक है ना। पैलेस्टीनियन जो नेशनल मूवमेंट है वो महमूद अब्बास के अंदर उसका लीडरशिप है वो थोड़ी कमजोर पड़ी हुई है, काफी करप्शन यहाँ पे नजर आ रहा है। लेकिन जो पैलेस्टीनियन यूथ है वो ओवरऑल रेकलेसली यहाँ पे एक्ट कर रहा है, हथियार उठा के कहीं पे भी गोलाबारी कर रहा है। जैसे कि अगर आप देखो तो 3 हफ्तों में 4 मेजर अटैक्स हो चुके हैं पैलेस्टीनियन के द्वारा, 11 लोग मर चुके हैं, बहुत सारे लोगों को चोटें लग चुकी हैं। 3 लोग अभी रिसेंटली बार अटैक में मर गए, 13 लोगों को चोटें लगी 7 अप्रैल को। तो अब यहां पे एक ऐसे प्रधानमंत्री की जरूरत है जो सेंस ऑफ सिक्योरिटी प्रोवाइड करे। बेंजामिन नेतन्याहू एक ऐसा प्रधानमंत्री था जिसके अंदर इजराइल के लोगों को एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी लगता था, लेकिन वही सेम सेंस ऑफ सिक्योरिटी मिस्टर नफ्ताली बेनेट के अंदर इजरायलीज को नहीं लग पा रहा है। तो यहां पे इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए, इस वेव ऑफ टेरर को रोकना जरूरी है। नफ्ताली बेनेट को अपने लोगों को यह भरोसा दिलाना बहुत जरूरी है कि भाई सारी की सारी सिचुएशन मेरे हाथ में है, आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए, आप सड़कों पे सेफ हो, हम वायलेंस नहीं होने देंगे। वायलेंस नहीं होने देने के लिए आपको वायलेंस करना पड़ेगा, पैलेस्टीनियंस को दबाना पड़ेगा। जैसे ही पैलेस्टीनियंस को दबाओगे और बवाल मच सकता है। तो सार ये है कि नफ्ताली बेनेट के पास हैंडल करने के लिए अपने देश में ही बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स है, तो चांसेस कम है कि वो इंडिया आए। अच्छा, अप्रैल के फर्स्ट वीक में जब वो इंडिया आ रहे थे तो वहीं पे सर्जेई लेवरोव जो कि रशिया के फॉरेन मिनिस्टर थे, इसको होस्ट किया था इंडिया ने, मोदी जी खुद उनसे मिले थे जाके। तो ऐसे केसेस में हो सकता है कि यूएसए ने भी बैक एंड से इजराइल के ऊपर प्रेशर डाला हो कि यार इस समय पे मत जाओ इंडिया के अंदर, जब सर्जेई लेवरोव को इतना वेलकम वगैरह किया गया है। तो हो सकता है ये एक फैक्टर भी रहा हो नफ्ताली बेनेट का अपनी विजिट को पोस्टपोन करने के लिए। तो कुछ यहाँ पे व्यू पॉइंट्स दे रखे हैं, मतलब कुल मिला के नफ्ताली बेनेट की जो ओवरऑल पोजीशन है वो थोड़ी यहाँ पे खतरे में है इन इजराइल, ये बताया जा रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट आर्टिकल चलते हैं। चेंज सिचुएशन, पाकिस्तान फ्रस्ट्रेशन विद तालिबान, रिस्पॉन्स टू इट्स सिक्योरिटी चैलेंजेस इज एविडेंट। देखिए 15 अगस्त 2021 को जब तालिबान ने काबुल को कैप्चर कर लिया, उस समय पे जो प्रधानमंत्री थे इमरान खान, उन्होंने बोला कि भाई अफगानियों ने स्लेवरी के शैकल्स तोड़ दिए और फाइनली अफगानी यहां पे हो गए हैं आजाद। ठीक है भाई, तालिबान को सपोर्ट क्यों कर रहा था पाकिस्तान? क्योंकि वो जियोपॉलिटिकल एडवांटेज देता है पाकिस्तान को, लेकिन इससे इस्लामाबाद के खुद के सिक्योरिटी चैलेंजेस भी बढ़ गए। क्योंकि अगर आप देखो तो तालिबान भले ही जीत गया है अफगानिस्तान के अंदर, लेकिन पाकिस्तान के अंदर एक बॉडी है तहरीके तालिबान पाकिस्तान, जो कि अक्सर कर पाकिस्तान आर्मी के ऊपर अटैक कराता रहता है, और इस टीटीपी को शरण मिलती है अफगानिस्तान के अंदर। और इसीलिए रिसेंटली कुछ मिसाइल अटैक ओपनली लॉन्च किए थे पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की धरती पे अंदर। वो कौन सी प्रोविंसेस थी जहां पे मिसाइल अटैक हुए थे, मैंने अलग से वीडियो बना के बताया था, नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। उसके बाद से तालिबान की तरफ से धमकी भी आई थी कि हमें रिटेलिएट करना पड़ेगा। तो कुल मिला के अगर आप देखो तो भले ही जब अमेरिका था अफगानिस्तान के अंदर तो पाकिस्तान ने एक डुअल अप्रोच को अपनाया। उसने अफगानी तालिबान को सपोर्ट किया ताकि ओवरऑल अमेरिका को निकाला जा सके। पाकिस्तान कभी नहीं चाहता था कि अफगानिस्तान के अंदर अमेरिका रहे, क्योंकि अगर अफगानिस्तान के अंदर अमेरिका रहेगा तो इंडिया की जो क्लाउट है अफगानिस्तान की पॉलिटिक्स में वो बढ़ेगी, और पाकिस्तान ये कभी नहीं चाहता। इसलिए पाकिस्तान ने तालिबान का सपोर्ट किया, अमेरिका को तो वहां से निकलवा दिया। लेकिन अब प्रॉब्लम टीटीपी के फॉर्म में आ गई है पाकिस्तान के सामने। तहरीके तालिबान भले ही अफगानिस्तान के तालिबान से अलग हो, लेकिन दोनों की आइडियोलॉजी सेम है। अफगानिस्तान का जो तालिबान है वो दियोबंदी मदरसा स्टूडेंट्स के अंदर से इवॉल्व हुआ था, और ये ग्रुप इतना पावरफुल हो गया कि इसने यूएस, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी मिलिट्री है, इसको अफगानिस्तान से भगा दिया। तो ये जो पर्टिकुलर अफगानिस्तान के तालिबान की विक्ट्री है, कहीं ना कहीं ये इंस्पायर करती है तहरीके तालिबान को। क्योंकि तहरीके तालिबान पाकिस्तान क्या करना चाहता है कि जिस प्रकार से तालिबान अफगानिस्तान के अंदर स्टैब्लिश हुई, उसी प्रकार से तालिबान ये पाकिस्तान के अंदर स्टैब्लिश करना चाहते हैं। ये जो टीटीपी है ना, तहरीके तालिबान पाकिस्तान, और अफगानिस्तान का तालिबान, ये दोनों आइडियोलॉजिकल ब्रदर्स हैं। दोनों की रूट्स दियोबंदी इस्लाम में, दोनों दुनिया को एक ही नजरिए से देखते हैं, दोनों के सिमिलर ऑब्जेक्टिव्स हैं, हालांकि ज्योग्राफीज अलग अलग हैं। अफगानिस्तान के तालिबान का ऑब्जेक्टिव पूरा हो चुका है अफगानिस्तान के अंदर, तहरीके तालिबान पाकिस्तान का ऑब्जेक्टिव अभी शुरू भी नहीं हो, बट उनका सपना है कि भाई अफगानिस्तान की जो डेमोक्रेटिक इलेक्टेड सरकार है इसको उखाड़ फेंकेंगे, हम अपना कब्जा यहां पे जमा लेंगे, हम भी यहां पे इस्लामिक रूल लेके आएंगे। तो पाकिस्तान के लिए यहां पे जो आप कह लो पासे हैं उल्टे पड़ते नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान ने सपोर्ट किया अफगानिस्तान तालिबान को जियोपॉलिटिकल रीजन्स के लिए,
जनरल्स को लगा ये पाकिस्तान वाले कि तालिबान अगर जीत जाता है तो इंडिया का इन्फ्लुएंस नहीं बढ़ेगा अफगानिस्तान के अंदर। ठीक है भाई, इंडिया का इन्फ्लुएंस तो नो डाउट अफगानिस्तान के अंदर बहुत कम हो गया है, ऑलमोस्ट खत्म सा हो गया है, लेकिन पाकिस्तान भी यहां पे पूरी तरीके से जीता नहीं है। अब अफगानिस्तान ने अगर बैक एंड से तहरीके तालिबान पाकिस्तान की आइडियोलॉजी को सपोर्ट दिया तो आगे आने वाले समय में पाकिस्तान के अंदर और टेररिस्ट अटैक्स देखने को मिलेंगे। पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में एक 2500 किलोमीटर का पोरस बॉर्डर है, ठीक है ना। दोनों ही जगहों पर ट्राइबल इलाके के लोग रहते हैं और वो तालिबान के आइडियोलॉजी से बहुत अफेक्टेड है। सिर्फ अफगानिस्तान साइड वाले नहीं, पाकिस्तान की साइड वाले, और वो यहाँ पे पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट के अंदर बेधड़क अटैक करवा रहे हैं। पाकिस्तान के आर्मी के सोल्जर्स बहुत बड़ी तादाद में मर रहे हैं। तो हालात यहाँ पे हो सकता है आगे आने वाले समय में पाकिस्तान के लिए खराब हो जाए। और अफगानिस्तान के अंदर तालिबान जो है वो पूरी शिद्दत से पाकिस्तान की मदद करे ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि पहले जब अमेरिका था, अमेरिका से लड़ना था, उनको भगाना था, तब तो बैक एंड से पाकिस्तान ने तालिबान का सपोर्ट किया। लेकिन अब तालिबान के रूलर्स सोवरेन रूलर्स बन चुके हैं। अब वो किसी भी तरीके से पाकिस्तान के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है अपने सर्वाइवल के लिए, और इसीलिए ओपनली वो पाकिस्तान के मिसाइल अटैक के अगेंस्ट बोल रहे हैं। हालांकि बहुत सारे लोगों का ये भी बोलना है कि भाई ये जो तालिबान है इसने बस एक लिप सर्विस कर दी है। जब टीटीपी के ऊपर अटैक हुआ पाकिस्तान का मिसाइल से अफगानिस्तान की धरती पे, तब कहीं ना कहीं तालिबान के ऊपर प्रेशर आया और तालिबान ने बस बोल दिया है फॉर्मेलिटी में कि हाँ भाई हम पाकिस्तान के खिलाफ अटैक कर देंगे। बीच में इनकी जो दोस्ती काफी अच्छी है। देखिए ये बात बिल्कुल सही है, पाकिस्तान की तालिबान के साथ काफी बनती है। बहुत लंबे समय से तालिबान की मदद की है पाकिस्तान के अंदर, और तालिबान की जो एलिटिस्ट लीडर्स हैं बहुत हद तक उनको पाकिस्तानी सपोर्ट है। उनके बच्चे वगैरह पाकिस्तान में पढ़ रहे हैं, उनकी काफी प्रॉपर्टीज हैं पाकिस्तान के अंदर, तो पाकिस्तान के साथ उनकी काफी बनती है। लेकिन कहीं ना कहीं वो अपने आप को इंडिपेंडेंट और सोवरेन भी समझते हैं। देखिए अफगानी लोगों को आप एक लिमिट से ज्यादा दबा नहीं पाओगे। पाकिस्तान सोच रहा है कि अफगानी लोगों को दबा देंगे, अपने हिसाब से इनको चला लेंगे, तो मुश्किल है। लंबे समय से अंग्रेज जाने सोवियत ने कितने लोगों ने दबाने की कोशिश की, अफगानिस्तान को दबा नहीं पाए। जब यूएसएसआर, अंग्रेज, इंग्लैंड और यूएसए जैसी ताकत भाग गई तो पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल है अफगानिस्तान के लोगों को दबा पाना। तो तालिबान पाकिस्तान का प्रॉक्सी रहेगा, इसके चांसेस बहुत कम है। और इस बीच में अगर टीटीपी की आइडियोलॉजी को हवा मिलती है, उसके साथ बलोच लिबरेशन आर्मी भी एक्टिव होती है, तो आगे आने वाले समय में पाकिस्तान के लिए काफी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। और लेट्स सी क्या होता है, किस तरीके से चीजें इवॉल्व होती हैं, तो आगे आने वाले समय में ही पता चलेगा। फिर भाई ये जो पर्टिकुलर न्यूज है इकोनॉमिक स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड, ये मैं आपको पहले बता चुका हूं, थोड़ा सा रिवीजन करा देता हूं। लेटेस्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक की रिपोर्ट निकल के आई आईएमएफ की, जिसमें 2022 में जो ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ बताई जा रही है वो बताई जा रही 3.6%। दुख की बात यह कि जस्ट जनवरी 2022 में जो एस्टिमेट आए थे उसमें बताई गई थी 4.4% और अब 3.6%। ऐसा क्यों है? तो एक बड़ी वजह इसके लिए यूक्रेन वॉर थी। देखिए कोविड पैंडेमिक के बाद की सिचुएशंस फिर भी अगर थोड़ी स्टेबलाइज हो रही थी, तो सारी की सारी सिचुएशंस को यूक्रेन वॉर ने गड़बड़ा दिया। पूरी दुनिया में कमोडिटी की प्राइसेस बढ़ गई, सप्लाई चेन डिसरप्शन हो रहा है। सप्लाई चेन डिसरप्शन की बड़ी वजह यह भी है कि चाइना का जो की मैन्युफैक्चरिंग डिस्ट्रिक्ट है शांघाई, ये कंप्लीट लॉकडाउन के अंदर है, और इसके चलते चाइना की इकोनॉमिक ग्रोथ भी 4.8% से गिर के 4.4% तक आ सकती है। इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ को भी यहां पे डाउनग्रेड किया गया है। जनवरी में एस्टिमेट किया गया था आईएमएफ के द्वारा कि इंडिया की इकोनॉमी 9% से बढ़ेगी, अब इनका एस्टिमेट आ चुका है 8.2% पे। वर्ल्ड बैंक का एस्टिमेट इंडियन इकोनॉमी के लिए है 8%, एशियन डेवलपमेंट बैंक का एस्टिमेट इंडियन इकोनॉमी के लिए 7.5%, आरबीआई का एस्टिमेट है 7.2%। आईएमएफ ने 2023-24 में इंडियन इकोनॉमी के लिए एस्टिमेट किया है ग्रोथ 6.9%। वहीं 2023-24 में इंडिया की ग्रोथ को वर्ल्ड बैंक ने एस्टिमेट किया है 7.1%। इन दोनों ही रेट्स पे इंडिया की जो ग्रोथ है वो आगे आने वाले 2 सालों में, इस साल और अगले साल में, दुनिया में वन ऑफ द हाईएस्ट होने वाली है। ठीक है भाई, तो ये कुछ आप कह लीजिए फिगर्स दिए गए हैं यहाँ पे। ये जो स्पेसिफिक फिगर्स हैं आप चाहो तो किसी एग्जाम में कोट कर सकते हो। अब बात ये कि जनवरी में एक रिपोर्ट आई, अभी अप्रैल में एक रिपोर्ट आएगी, 3 महीने बाद फिर से वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक की रिपोर्ट आएगी, तो डाटा बदलता रहता है। तो अगले 3 महीने में कोई अगर रिटन पेपर है आपका या कोई भी रिटन एग्जाम में आप पार्टिसिपेट कर रहे हो, तो वहां पे इस डाटा को आप यूज कर सकते हो। अगर 7 से 8 महीने बाद पेपर दोगे तो फिर लेटेस्ट अपडेटेड वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक की रिपोर्ट को कोट करना, क्योंकि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक की रिपोर्ट लगातार अपडेट होती रहती है और अपडेटेड रिपोर्ट का डाटा अगर आप कोट करोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। फिर यहाँ पे इंडिया के रिटेल इन्फ्लेशन की बात की जा रही है। आरबीआई का टॉलरेंस थ्रेशोल्ड क्रॉस हो चुका है, 6.95% पे पहुंच चुका है इन्फ्लेशन। ठीक है ना, इस मार्च के महीने पे पिछले 3-4 महीनों से लगातार 6% से ऊपर चल रहा है। हालात काफी खराब दिख रही है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या बोल रहा है?
कि जो 2022 में इनका ग्लोबल मर्चेंडाइज ट्रेड ग्रोथ फोरकास्ट है वो पहले 4.7% एक्सपेक्ट किया जा रहा था ग्रोथ के टर्म्स में, अब केवल 3% एक्सपेक्ट होगा। तो हो सकता है कि इंडिया ने जो 2021-22 में $420 बिलियन के एक्सपोर्ट्स हासिल किए हैं, 2022-23 में हमारे एक्सपोर्ट्स थोड़े कम होते नजर आए। हमारा टारगेट तो ये रहेगा कि हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़े, बट घट सकते हैं क्योंकि ओवरऑल एक्सपोर्ट्स दुनिया भर में कम होंगे, ऐसा WTO की रिपोर्ट बोल रही है। तो आगे आने वाले समय में इंडिया के भी कम हो सकते हैं, ये सब बातें यहाँ पे बताई जा रही हैं। और भी बहुत सारे सोशल अनरेस्ट, फूड एंड फ्यूल प्राइसेस बढ़ रहे हैं, ये सब बातें भी ओवरऑल यहाँ पे बताई जा रही हैं। जो IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर हैं क्रिस्टीना जॉर्जिवा, इनका ये बोलना है कि सबसे ज्यादा इन चीजों का इंपैक्ट जो वल्नरेबल लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उनके ऊपर पड़ेगा। उसके साथ साथ अब मॉनेटरी पॉलिसी टाइटनिंग भी हो रही है। दुनिया भर की जो फेडरल बैंक्स है वो अपने इंटरेस्ट रेट को बढ़ा रही है, मार्केट में लिक्विडिटी को कम कर रही है। क्यों? इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। लेकिन जब लिक्विडिटी कम होगी तो पैसों का मार्केट में फ्लो कम होगा, तो कहीं ना कहीं लोगों की जेब में पैसा कम रहेगा, इन्वेस्टमेंट कम होगी, बिजनेस कम ग्रो करेंगे, एम्प्लॉयमेंट कम क्रिएट होगा, तो लोगों के पास कम पैसा आएगा, कहीं ना कहीं उनको जीने और अपना पेट पालने में प्रॉब्लम होगी। ये सब बातें यहाँ पे बताई जा रही हैं। हालांकि सॉल्यूशन के टर्म्स में कोई बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी यहाँ पे कोई डाटा नहीं दिया गया है, इसलिए मैं डिस्कस भी नहीं कर रहा हूं। और चलते हैं अपने आखिरी आर्टिकल की तरफ। दिल्ली MCA एक्ट डिन्यूट्स द स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म। देखिए, स्टेट इलेक्शन कमीशन ऑफ दिल्ली ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी 9 मार्च 2022 को शाम को 5 बजे। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोस्ट प्रोबेबली ये बताया गया था कि भाई 3 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस ऑफ दिल्ली के इलेक्शन कब होंगे, इसकी डेट अनाउंस की जाने वाली थी, ठीक है। लेकिन रिसेंटली अगर आप देखोगे तो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर SK श्रीवास्तव ने बोला कि अभी के लिए हमें केंद्र की सरकार की तरफ से एक लेटर मिला है, और वो लेटर में ऑब्वियस सी बात यही लिखा था कि जो 3 अलग अलग म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है दिल्ली की, इनको मिला के एक दिल्ली की म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बनाई जा रही है। तो जब एक दिल्ली की म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हो जाएगी तब उसका इलेक्शन करवाना 3 अलग अलग के इलेक्शन कराने की जरूरत नहीं है। और अब आप देखोगे कि दोनों हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा राज्यसभा में पास हो गया है दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अमेंडमेंट एक्ट 2022। इससे तीनों दिल्ली की म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस को मिला के एक कर दिया जाएगा। लेकिन यहां पे सवाल यह उठाया जा रहा है कि क्या केंद्र की सरकार के पास यह ताकत है? क्या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली 3 को मिलाने की ताकत केंद्र की सरकार के पास है, या फिर अरविंद केजरीवाल की जो राज्य की सरकार है उनके पास है? केंद्र की सरकार का यह बोलना है भाई कि देखिए, आर्टिकल 239AA ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से दिल्ली को एक स्पेशल स्टेटस दिया गया, और चूंकि दिल्ली को स्पेशल स्टेटस दिया गया है तो भैया यूनियन के पास, पार्लियामेंट के पास ये ताकत है अंडर आर्टिकल 239AA क्लॉज 3 सब क्लॉज B कि वो दिल्ली से रिलेटेड किसी भी मैटर के ऊपर नियम कानून बना सकते हैं। इसका मतलब कितनी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होगी, उसके अंदर कितने वार्ड्स होंगे, एक वार्ड की लिमिट किस हद तक फैली होगी, कितनी सीटें उसमें रिजर्व होंगी, कॉर्पोरेशन में कितनी नंबर ऑफ सीटें होंगी, इनके काउंसलर्स में कितने नंबर ऑफ सीटें होंगी, इनके इलेक्शन किस प्रकार से होंगे, ये सब डिसाइड करने की ताकत किसके पास है? केंद्र की सरकार के पास है। और अब आप देखोगे कि जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली टोटल मिला के जो 272 सीट होती है ना काउंसलर्स की, अब केवल 250 यहां पे बची हैं। उसके बाद से इन काउंसलर्स को कितनी सैलरी मिलेगी, ठीक है ना, कमिश्नर का यहाँ पे क्या रोल होगा, कॉर्पोरेशन किस प्रकार से यहाँ पे काम करेगा, म्युनिसिपल फंड और प्रॉपर्टी में किस प्रकार से एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट, गवर्नेंस होगा, ये सब ताकत केंद्र की सरकार ने अपने पास रख ली है। केंद्र की सरकार का बोलना है कि आर्टिकल 239AA हमें यह ताकत देता है। लेकिन ऑथर यहां पे बोल रहा है कि केंद्र की सरकार ने हमारे संविधान के एक पार्ट को मिस कर दिया, और वो पार्ट 9A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। आपको 73rd और 74th अमेंडमेंट एक्ट याद होगा। 74th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992 के थ्रू ये बोला गया कि भाई म्युनिसिपैलिटीज बनाई जाएंगी, म्युनिसिपैलिटीज को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया जाएगा। अब ऑथर यहां पे बोल रहा है कि जो आर्टिकल 239AA आया था, ये भाई आया था आपका 1991 में थ्रू 69th अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। तो आर्टिकल 239AA आया है 1991 में थ्रू 69th अमेंडमेंट एक्ट, और ये जो आपका पार्ट 9A आया है म्युनिसिपैलिटीज, ये आया है थ्रू 74th अमेंडमेंट एक्ट 1992 में। मतलब कि आर्टिकल 239AA कब आया है? ये आया है पहले, दिल्ली की जो स्पेशल प्रोविजंस है वो आए हैं पहले, और 74th अमेंडमेंट एक्ट 1992 आया है बाद में। तो अगर 74th अमेंडमेंट एक्ट 1992 दिल्ली को एप्लीकेबल नहीं होता, तो कहीं ना कहीं 74th अमेंडमेंट एक्ट 1992 में दिल्ली के लिए स्पेशल प्रोविजंस लिखे होते, बट ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है। 74th अमेंडमेंट एक्ट 1992 में आपके म्युनिसिपैलिटीज के रिस्पेक्ट में इंफॉर्मेशन दे रखी है, 73rd में पंचायत के रिस्पेक्ट में दे रखी है, और दोनों ही जगह पे राज्य की सरकार को ज्यादा ताकत दी गई है।
तो जब राज्य की सरकारों को ज्यादा ताकत दी गई है और 74th अमेंडमेंट एक्ट में अलग से दिल्ली के लिए कुछ नहीं लिखा है, तो यहां पे आर्टिकल 239AA जो कि 74th अमेंडमेंट एक्ट से पहले आया है, उसके दम पे केंद्र की सरकार दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के काम करने के तरीके में इंटरफेरेंस नहीं कर सकती। कॉन्स्टिट्यूशनली ये केंद्र की सरकार गलत कर रही है, राज्य की सरकारों के अधिकार को छीन रही है, ऐसा यहां पे ऑथर मुकुंद पी ऊनी बोल रहे हैं। आप भी अपने व्यू पॉइंट यहां पे दे सकते हो, और मैं बता रहा हूं ये मैटर सुप्रीम कोर्ट में जाएगा ही जाएगा। जो केजरीवाल की सरकार है वो मोस्ट प्रॉब्ली इस मैटर को सुप्रीम कोर्ट में लेके जाएगी। अभी के लिए तो भाई केंद्र की सरकार ने तीनों म्युनिसिपैलिटीज को मिला के एक कर दिया है। केंद्र की सरकार का बोलना है कि भाई ये तीनों म्युनिसिपैलिटीज हम एक कर सकते हैं, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में हम अपना इंटरफेरेंस कर सकते हैं। किसके दम पे? आर्टिकल 239AA के दम पे। वैसे देखा जाए तो जो दिल्ली की तीनों अलग अलग आप कह लो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस बनाई गई थी, कब बनाई गई थी? ईस्ट, साउथ और नॉर्थ की 2011 में। उसके लिए बहुत लंबा डिस्कशन हुआ था। पहली बार 1987 में बालाकृष्ण कमेटी रिपोर्ट आई थी, उसने ये बोला था। 2001 में वीरेंद्र प्रकाश कमेटी रिपोर्ट आई। फिर एक 7 मेंबर की दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली का पैनल बना था 2001 में, जिसने रिकमेंडेशंस दिए, मोडालिटीज दी। बहुत बातचीत के बाद केंद्र की सरकार भी एक कमेटी बनी थी अशोक प्रधान की, जिसने इसके ऊपर बातचीत की। फाइनली 2011 में दिल्ली की म्युनिसिपैलिटीज को 3 भागों में तोड़ दिया गया। तो एक म्युनिसिपैलिटी को 3 में तोड़ने में एक लंबा डिस्कशन हुआ था, लेकिन यहां पे 3 म्युनिसिपैलिटीज को एक मिलाने में कोई भी डिस्कशन नहीं हुआ है। सीधे सीधे केंद्र की सरकार ने इमीडिएटली ये स्टेप ले लिया है। तो ये स्टेप अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ऐसा ऑथर यहां पे बोल रहे हैं, संविधान के प्रोविजंस के अगेंस्ट है। तो ये एक व्यू पॉइंट यहां पे दिया हुआ है। अब आपका इसके रिस्पेक्ट में क्या व्यू पॉइंट है, आप मुझे जरूर दीजिए। क्या आर्टिकल 239AA यहां पे ज्यादा रेलेवेंट है, या आर्टिकल 74th 1992 का जो अमेंडमेंट है म्युनिसिपैलिटीज का, वो ज्यादा रेलेवेंट है, जिसने पार्ट 9 ने इंट्रोड्यूस किया था? आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। यही 5 आर्टिकल्स आज के एडिटोरियल में डिस्कस होने थे, ये आपको मिल चुके हैं। इसके जस्ट बाद आपको करंट अफेयर्स की वीडियो मिल जाएगी। हैव अ ग्रेट डे फ्रेंड्स, गुड बाय, ध्यान रखिए।